गुड इवनिंग दीपक, राजन, कविता, मुकुंद, आशुतोष, राधे राधे, किरण, सुंदर, सभी कोई को गुड इवनिंग। तो फिजिक्स की ये दूसरी क्लास होनी है। ये है आपको क्लास नंबर 2। पिछले क्लास में हमने आपको कराया था, पहली ही क्लास थी, वहाँ पे हमने करा था टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, जो कि मेरा लास्ट टॉपिक था। अभी नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉन्केव मिरर। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉन्केव मिरर। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि फोकस जो होता है वो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का एकदम मिड पॉइंट होता है। ठीक है, देखिए ये लिया मैंने एक कॉन्केव मिरर। अब आप पहचान पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। ये लिया मैंने इसका पोल, ये लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक ना, ये पॉइंट आपको पोल है। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के एकदम बीच से मिड पॉइंट से ही पास करेगी। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मिड पॉइंट से ही पास करेगी। समझ पाए आप? इधर से भी अगर ये हमने पैरेलल लिया तो ये मिड पॉइंट से ही पास करेगी। ये लिया हमने एक और लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये मिड पॉइंट से ही पास करेगी। ठीक है, और ये जो मिड पॉइंट से पास कर रही है इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, या फिर सीधे फोकस, या नहीं तो फोकल पॉइंट। इसी बात को लिखने हैं अपने को, हो गया, फिर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉन्केव मिरर का। ये जितनी भी सारी चीज़ें हमने करा है आप इसको बहुत प्यार से लिख देंगे। क्या करेंगे, देखिए ये सब जितने भी लाइट रेज हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये यहाँ पे आके क्या कर रहा है, मिरर को स्ट्राइक कर रहा है। सॉरी, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला है, यहाँ पे आके मिरर को स्ट्राइक कर रहा है। ठीक ना, तो लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर। स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो स्ट्राइक द मिरर एंड रिफ्लेक्ट। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब सारे जो लाइट रेज हैं वो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। कहाँ पर, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर। इसी बात को लिखेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज लाइट रेज पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। दिस कॉमन पॉइंट on principal axis is known as principal
फोकस, या फिर आप सीधे भी लिख सकते हो फोकस, या फिर फोकल पॉइंट, सब बात एक ही है। ये हम लोग जानते ही हैं कि ये जो होता है ये मिड पॉइंट होता है। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स में हमने बता रखा है। तो इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पी। कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये नहीं भी लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस तो काम चल सकता है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, देख लीजिए। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग इन नेचर होते हैं, याद होनी चाहिए आपको बातें, पिछले क्लास में हमने आपको करवाया है। स्क्रीनशॉट लेने वाले जो लोग हैं ले लीजिए। चल रही है ठीक ठाक, ठीक ठाक चल रहा है, हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इमेज एंड इट्स टाइप्स। यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। आप अपने डॉट 24/7 मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। आपको जो ग्रुप में जोड़ा गया है आप उस ग्रुप में भी लिख दोगे तो वहाँ से भी बातें बन सकती है, या नहीं तो आप मुझे भी भेज सकते हो पर्सनली। सारा मैं देखता हूँ, आपके डॉट को मैं निश्चित रूप से कंसीडर करूँगा, आप चाहे कोई भी बुक पढ़ते हो तो। प्रत्युष कुमार सर, मैं 5 मिनट लेट हो गया, वेरी गुड, कल 10 मिनट लेट हो जाइएगा, कोई बात नहीं है, टाइम पे आने का कोशिश करिए। लिखिए अगला हेडिंग। डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास, बड़ा मेहनत के बाद से कनेक्ट करा है हमने। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इमेज एंड इट्स टाइप्स। इमेज एंड इट्स टाइप्स। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसी ऑब्जेक्ट से आ रही कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जब किसी पॉइंट पर या तो एक्चुअल में मिलती है और या नहीं तो अपीयर टू मीट होती है, तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। 7 में आपने पढ़ा होगा ये चीज़ें। एन इमेज इज फॉर्म्ड, एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन at least 2 reflected light rays coming from an object are actually meet, या तो एक्चुअल में मिले, are actually meet और appear to meet, or appear to meet at a point, at a point। समझ पाए आप? जब 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज किसी पॉइंट पे एक्चुअल में मिलेगा या अपीयर टू मीट होगा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। 2 तरह के इमेज होते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज। जब एक्चुअल में मीट करेगा तब होगा रियल इमेज, और जब अपीयर टू मीट हो तो हो जाएगा वर्चुअल इमेज। ठीक ना?
तो दो तरह के होते हैं, एक हो गया आपको रियल इमेज और दूसरा हो गया वर्चुअल इमेज। दोनों के डिफरेंस को देख लेते हैं। रियल इमेज कब फॉर्म होगा? जब एक्चुअल में मीट करेगा। तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज coming from an object are meet in actual at a point। ठीक ना? ऑब्जेक्ट आर मीट इन एक्चुअल एट अ पॉइंट। आप चाहो तो यहां से ये भी लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट आर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। वर्चुअल इमेज में क्या लिखेंगे? सब कुछ सेम ही रहेगा। इट इज फॉर्म्ड, ये पहला नंबर है, तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर। यहां तक तो सेम ही रहेगा। यहां के बाद लिख देंगे आर अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। आर अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक ना? दूसरा बात देखिए क्या ध्यान रखना है रियल इमेज में, कि रियल इमेज जो होगा वो हमेशा इन्वर्टेड इन नेचर होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज उल्टा बनेगा। ठीक है ना? आप देख पा रहे होंगे यहाँ एरो ऊपर की तरफ है और यहाँ नीचे की तरफ। ये जो होता है आपको वर्चुअल इमेज, ये हमेशा इरेक्ट होता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगा। इरेक्ट को ही अपराइट भी बोला जाता है, अभी मैं लिख दूंगा। तो रियल इमेजेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, ऑलवेज, हमेशा ही। यहां पे वर्चुअल इमेजेज आर ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर। ठीक ना? इरेक्ट को ही हम लोग अपराइट भी लिखेंगे, लिख सकते हैं, दोनों सेम बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात, रियल इमेज जो होगा उसको हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेजेज कैन बी obtained on a screen. Virtual images cannot be obtained on a screen। तो ये था आपको डिफरेंस रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। नेक्स्ट हेडिंग होगा अपना रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर्स। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यहाँ तक समझ में आनी चाहिए चीज़ें। जिनको समझने में दिक्कत हो वो लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर पढ़ने में। मनीषा कर्ण, बहुत अच्छे। आपको अच्छा लगे यही तो मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक ना? आप अच्छे से समझे चीज़ों को। आपको कहीं दिक्कत रहे तो आप निश्चित रूप से पूछिए। तो मैं इसको इरेज करता हूं। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर अ कॉनकेव मिरर। टोटल 4 रूल्स हैं, चारों ही आसान हैं। आपको एक ही बार में चारों बातें समझ में आ जाएगी।
थैंक यू रंजन, थैंक यू भाई इतने अच्छे कमेंट के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग है रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर्स। अगर हमने पहले ये बोला था रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर अ कॉनकेव मिरर, तो सेम ही बातें हैं, कोई चेंज मत करने लगना, वो भी सब सेम ही है, मतलब हेडिंग समझिए बातों को, आप इंग्लिश जानते होंगे। तो रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर्स में पहला रूल तो आप लोग समझ ही चुके हो, अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज थ्रू फोकस। ये हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा है आज के क्लास में, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये लिया हमने एक कॉनकेव मिरर, ये रूल नंबर 1 है। ये हो गया अपना पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। तो अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज थ्रू फोकस, ये हो गया अपना रूल नंबर 1। अ लाइट रे a light ray parallel to the principal axis after reflection passage through focus। दूसरा ठीक इसका उल्टा, कि कोई लाइट रे अगर फोकस से जा रही होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहां देखिए, ये हमने यहां पोल लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ये दोनों डिस्टेंस सेम होता है। आप लोग जब भी करें ये काम तो स्केल वगैरह के हेल्प से करें। कोई लाइट रे अगर फोकस से पास करेगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है इंसिडेंट रे। यहाँ पे समझ रहे होंगे आप, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो द नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। यहाँ भी सेम बातें हैं कि द नॉर्मल जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। अ लाइट रे पासेज थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। अ लाइट रे पासेज through focus after reflection becomes parallel to the principal axis। समझ पाए होंगे बात। तीसरा नंबर रूल देखिए क्या है, रूल नंबर 3। ये लिया हमने कॉनकेव मिरर एक और, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी जिससे पहले वो जा रही होती है। ये इधर से जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, ठीक है। अ लाइट रे पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर moves
स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा। लिख देता हूं मैं ये भी बात, विदाउट एनी डेविएशन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन returns towards backward in the same direction। तो ये था आपको रूल नंबर 3। अभी हम लोग अगला हेडिंग लगाएंगे इमेज फॉर्मेशन, तो वहाँ इसी नियम के मदद से हम लोग इमेज फॉर्मेशन का 6 केस सीखने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा चीज़ों को। ये रूल नंबर 4 देखिए क्या है। रूल नंबर 4 ये लिया हमने कॉनकेव मिरर, एक छोटा सा लिया ये वाला हमने, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्लिकली होगी और पोल को स्ट्राइक कर रही होगी तो रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली ही होगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, अगर ये लाइट रे मिरर की तरफ जा रहा है तो ये इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे और इसको द नॉर्मल कंसीडर किया जाता है इस केस में, तो ये द नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये होगा रिफ्लेक्टेड रे और ये होगा द नॉर्मल। कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली पोल को स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली होगी, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो रूल नंबर 4 यही हो गया। अ लाइट रे ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, obliquely to the principal axis, a light ray obliquely to the principal axis towards the pole reflects, REFLECTS, reflects obliquely, and angle of incidence is equal to the angle of reflection। ठीक ना। तो ये 4 नियम हैं इमेज फॉर्मेशन के, आप ध्यान से चारों को नोट कीजिएगा। एक तरफ आप इमेज बनाइएगा और एक तरफ आप ये बातें लिखिएगा। इसके हेल्प से अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। एक चीज आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखना कि आपको करने हैं स्केल वगैरह के हेल्प से, ये सब जितने भी चीज़ें मैं करता हूं, तो आप लोग स्केल, कंपास, इन सब चीज़ों का निश्चित रूप से यूज करें। स्टडी मटेरियल पे आप देखेंगे वहां बहुत फ्रेश है चीज़ें। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जाती है सेम चीज़ें स्टडी मटेरियल पे आपको मिल जाएगा। तो इवन आप स्क्रीनशॉट ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्लास को देखने के बाद वो स्टडी मटेरियल को पढ़ें। और अभी का नेक्स्ट हेडिंग है अपना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। ये हमने पढ़ा है रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स।
थैंक यू भाई आदर्श यार, सर आप इतना अच्छा से पढ़ा देते हैं कि दिक्कत नहीं रहता है, बहुत आराम से पढ़ाते हैं आप, बहुत अच्छे भाई, आप समझ जाते हैं, मुझे यहीं इसी बात से यहाँ तसल्ली मिलती है। इमेज फॉर्मेशन FOR चलिए मैं लिख ही देता हूँ वापस से। FORMATION इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। टोटल 6 केस होगा। एक होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा जाए, दूसरा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाए, तीसरा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख दिया जाए, चौथा होगा कि फोकस पे रख दिया जाए, पांचवा होगा कि फोकस और पोल के बीच रख दिया जाए, छठा होगा जब इन्फिनिटी पे रख दिया जाएगा। तो केस 1 से शुरू करते हैं। व्हेन, ये है अपना केस 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, BEYOND, बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे। मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ कि जो सबसे कमज़ोर बच्चे होंगे उन्हें भी पूरी तरह से बातें समझ में आनी चाहिए। When an object is placed beyond C, ये लिया हमने एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा C के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ऑब्जेक्ट का नाम रखा हमने A और B, AB। किसी इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होने चाहिए। रूल नंबर 1 हमने क्या पढ़ा है? अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज थ्रू फोकस। समझ पाए? एक लाइट रे यहाँ से आई, यहाँ पे स्ट्राइक करा, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास कर गया। रूल नंबर 3 हमने क्या पढ़ा है? लाइट रे पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मूव्स स्ट्रेट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न टुवर्ड्स बैकवर्ड इन द सेम डायरेक्शन। ये यहाँ से आया और यहाँ पे टकराने के बाद वापस चला गया। 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहाँ मिलने लग रहा है, इमेज का फॉर्मेशन यही होगा। ये ए बी ऑब्जेक्ट का नाम है तो इमेज होगा यहाँ A डैश B डैश। तो अगर इमेज के पोजीशन की बात हो कि इमेज कहाँ पर है तो आप तुरंत लिख दोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। तो बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज का अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचर क्या है तो आप तुरंत कह दोगे देख के कि ये उल्टा है ना जी। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज हमारा यहाँ ऐसे बन रहा है, तो इमेज क्या होगा हमारा? इन्वर्टेड होगा। दूसरी बात ये कि ये दोनों लाइट रेज एक्चुअल में मिल रहा है, यहाँ पे ये नहीं है अपीयर टू मीट। तो जब एक्चुअल में मिलता है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और वहाँ पे हमने जहाँ डिफरेंस बताया था वहाँ पे हमने लिखाया था आपको कि रियल इमेजेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर। तो अगर हमें ये पता लग रहा है कि ये रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही होना है, तो देखने की भी जरूरत नहीं होगी। जब रियल इमेज होगा तो वो इन्वर्टेड ही होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, INVERTED। इमेज का साइज क्या है? आप देखो इससे ये छोटा है, तो जब इमेज छोटा हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे डिमिनिश्ड, DIMINISHED। समझ गए? इमेज का जो साइज है वो डिमिनिश्ड है, छोटा है। ये था आपको पहला नंबर केस। इसमें किन्हीं को दिक्कत हो तो कमेंट लिखें। केस 2 पे आइए। केस 2, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C। अब हम लोग उठा के रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लिया हमने कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा पोल,
ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारा फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। रूल नंबर 1, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर गई। ठीक। रूल नंबर 2, अ लाइट रे पासेज थ्रू फोकस, ध्यान कीजिए, अ लाइट रे पासेज थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहां पे ये मिलने लग रहा है दोनों, तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा। ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा यहाँ ए बी, तो इमेज का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। इमेज का पोजीशन कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पोजीशन जो होगा इमेज का एट सी। क्या दो लाइट रेज एक्चुअल में मिल रहा है? एकदम मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। तो इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा? रियल होगा। और रियल इमेजेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, आप देख भी सकते हैं यहाँ। इमेज का साइज क्या होगा? तो आपको यहाँ भी देख के पता लग रहा होगा। अगर ना लग रहा हो तो आप मेजरमेंट करके कीजिएगा चीज़ों को। जैसे कि ये अगर आप 2 सेंटीमीटर लीजिएगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर लीजिएगा, तो स्केल वगैरह की हेल्प से आप कीजिएगा तो सेम ही दिखेगा। अभी भी आपको सेम दिखना चाहिए। तो इमेज का जो साइज होता है वो सेम होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक ना? तो ये था आपको दूसरा नंबर केस। देखिए केस 3। केस 3, अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से उठा के इधर लाया जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड एफ। ठीक ना? लिया हमने एक कॉनकेव मिरर यहां, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। ऑब्जेक्ट को रखा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर गई, पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 4 हमने पढ़ा है कि लाइट रे जो ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी पोल को, वो रिफ्लेक्ट भी होगी ऑब्लिकली, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बराबर होने लग रहा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आप लोग भी स्केल के ही मदद से करेंगे, मैं भी थोड़ा सा यूज करता हूँ चीज़ों का। ठीक ना? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये यहाँ बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक, अब ये दोनों लाइट रे यहाँ पे मिलने लग रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? यहीं पे होगा। ठीक, अब इसका नाम अगर मैं ए बी रखूं तो इसका नाम होगा ए डैश और बी डैश। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में थोड़ा इधर कर देता हूं यहाँ कहीं। हाँ, अब डिस्टेंस भी लगभग सेम है। ठीक ना? पोजीशन कहाँ होगा इमेज का? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सी। इमेज का नेचर क्या होगा? दोनों एक्चुअल में मिल रहा है, तो नेचर होगा आपको रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज क्या होगा? आप देखो यहां से ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है, तो इमेज का साइज क्या होगा? मैग्नीफाइड। आप स्केल वगैरह के हेल्प से बढ़िया से करेंगे, आपको चीजें और बढ़िया समझ में आएगी। खुद से करें, स्टडी मटेरियल पे देखें। एक केस और हो सकता है, एक तरह से इसको और बना सकते हैं रूल नंबर 3 के हेल्प से। देखिए, एक और कॉनकेव मिरर ले रहा हूं मैं यहाँ, आपके बुक में ये दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया आपको फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा एक, ठीक, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मिरर का हमने अपर्चर जो है छोटा रखा है, इसलिए मैंने इसको छोटा करा है। ये हो गया अपना ए बी एक ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, सॉरी, और फोकस से पास करेगी। ठीक, एक हमने रूल नंबर 3 पढ़ा है, तो एक लाइट रे यहाँ से आई, टकराई और वापस रिफ्लेक्ट होकर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई
और यहाँ कहीं पे मिल रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे होगा। ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा ए बी, तो इमेज होगा हमारा ए डैश बी डैश। सेम ही बातें होगी। पोजीशन बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। नेचर समझ ही रहे, दो एक्चुअल में मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज टू रियल एंड इन्वर्टेड साइज, देख ही रहे मैग्नीफाइड। तो ये था अपना 3 केस। चलिए अब नेक्स्ट चौथे केस पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिए होंगे, इसमें आप लोग बहुत तेज हैं। किस सबको समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट लिखो। किस सबको समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट लिखो, जिसको आ रहा है वो नहीं लिखो। सबको आ रहा है समझ, कोई नहीं लिख रहा, इसका मतलब सबको समझ आ रहा है। जिसको ना आ रहा हो वही लिखना। देखिए नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस होगा हमारा, अभी था सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा के ले जाएंगे फोकस पे। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ये हो गया हमारा केस नंबर 4। व्हेन एन ऑब्जेक्ट when an object is placed at F, फोकस, ये लिया हमने एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखने हैं अपने को फोकस पे, रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी। ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी? फोकस से, ठीक ना। रूल नंबर 4 हमने क्या पढ़ा है, कोई लाइट रे अगर ऑब्लिकली पोल को स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली ही होगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक ना। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, जो लाइट रे मिरर की तरफ आ रही होती है वो इंसिडेंट रे होता है, और एरो का सिंबल सब कुछ बता रहा होता है। यहाँ आप देखो एरो इधर की तरफ लगा है, मतलब मिरर की तरफ आ रहा है। आप देखो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं, ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही है। तो इन मैथमेटिक्स 2 पैरेलल light rays never meet each other at any point, but in physics they meet at infinity। तो ये दोनों कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे मिलेगा, ठीक। तो जहाँ मिलेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अगर इन्फिनिटी पे मिलेगा तो इमेज का पोजीशन क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। पोजीशन जो होगा इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी, INFINITY, ठीक ना। इमेज का नेचर क्या होगा? तो ये दोनों लाइट रेज जो है ये क्या है? एक्चुअल में है। हमने जो 4 नियम पढ़े हैं अभी उसको फॉलो कर रहा है। तो कहीं भी मिलेगा तो एक्चुअल में ही मिलेगा। तो अगर एक्चुअल में मिलेगा तो इमेज क्या होगा? रियल होगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इन नेचर होता है। यहाँ तो हमें दिखेगा नहीं, इन्फिनिटी का मतलब जहाँ हमें दिखना ही नहीं है कुछ, तो हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि ये दोनों मिलेगा तो रियल इमेज होगा, और रियल इमेजेज आर ऑलवेज
inverted in nature, so the nature is real and inverted. साइज क्या होगा? तो अभी अभी आपने देखा है 3 केस, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करा था बियॉन्ड सी, तो हमारा इमेज यहाँ बना था और इमेज जो था वो डिमिनिश्ड था, छोटा था। जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करा था तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना और साइज दोनों का सेम था। फिर जब हमने ऑब्जेक्ट को इस दोनों के बीच प्लेस करा था तो हमारा इमेज इधर बना था और साइज मैग्नीफाइड था, मतलब बड़ा हो गया था। तो आप समझो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, इमेज मिरर से दूर जा रहा है और इमेज का साइज बड़ा होते जा रहा है। तो अगर ये इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगा, मतलब कहीं बहुत दूर मिलेगा, कहीं बहुत दूर इमेज बनेगा, और कहीं बहुत दूर अगर इमेज बनेगा तो इमेज का जो साइज होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। और जब बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है तो हम लोग लिखते हैं हाईली मैग्नीफाइड। तो ये था हमारा केस नंबर 4। ठीक, आपके NCERT में ऐसे दिया होगा, आप देखो। ये हमने लिया पोल, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखने हैं अपने को फोकस पे, रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट का नाम AB रखा। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और रिफ्लेक्ट होके फोकस से चली जाएगी। एक लाइट रे यहाँ से गई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आई और वापस आके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई। अब आप देखो यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब पैरेलल है। अगर नहीं भी सेम है तो आप स्केल वगैरह की हेल्प से करेंगे। दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। सब कुछ जो बातें यहाँ पे मैंने बोला वही चलना है यहाँ भी। नेक्स्ट देखिए केस नंबर 5। केस 5, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब देखिए फोकस से उठा के लाएंगे इधर, तो फोकस और पोल के बीच में। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when an object is placed between F focus and pole P, ये लिया हमने एक कॉनकेव मिरर, राइट। ये हो गया। चलिए मैं थोड़ा इसको इधर लेता हूं, क्योंकि इमेज जो है यहाँ पे मिरर के पीछे जाना है। इधर लेता हूं मैं यहाँ, ये हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखने हैं हमें F एंड P के बीच, फोकस और पोल के बीच। एक लाइट रे जो ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी मिरर को, रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली होगी। रूल नंबर 4, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट एंगल है तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक लाइट रे यहाँ से गई और टकराने के बाद वापस आई, सॉरी एक लाइट रे यहाँ से ऐसे गई और टकराने के बाद वापस आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई। समझे आप बात? कहिएगा यस सर। अब देखो आप, ये जो है इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ, मतलब दोनों ऐसे हो रहे हैं, दो डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हमने यहाँ रूल नंबर 3 लगाया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक ना। अब यहाँ देखिए आप, ये दोनों तरफ जा रहा है तो ये कहीं नहीं मिलेगा। जब पैरेलल होगा तो इन्फिनिटी पे मिलेगा, बट इस केस में जब दोनों दो तरफ जा रहा है तो कहीं नहीं मिलेगा। तो जब हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, देखिए आप, और ये इमेजिनरी ही होगा, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। मिरर को तो तोड़ के बाहर निकलेगा नहीं लाइट, ये इमेजिनरी ही होगा। ये कहीं यहाँ मिल रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा, ठीक ना। ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ रखा AB, तो इमेज होगा हमारा A डैश B डैश। तो अगर इमेज के पोजीशन की बात करूँ तो इमेज का पोजीशन कहाँ है? बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे है। तो बियॉन्ड या फिर बिहाइंड भी लिख सकते हो आप, बिहाइंड द मिरर। इमेज का नेचर क्या है? तो ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है, मतलब अपीयर टू मीट है।
और अपीयर टू मीट है तो इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट को ही अपराइट भी लिख सकते हैं। तो नेचर जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगा, ये तो जान ही रहे हैं। दो डैश लाइन अगर मीट कर रहा है, दो इमेजिनरी लाइन अगर मीट कर रहा है तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये भी हमने आपको बताया है कि वर्चुअल इमेजेज आर ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर, ठीक ना। वर्चुअल इमेजेज आर ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर, मतलब अगर कोई इमेज इरेक्ट है तो वो वर्चुअल भी होगा, ठीक। फिर साइज की आप बात करो तो साइज देख के ही बता सकते हो, इससे ये इमेज क्या है, बड़ा है तो मैग्नीफाइड, साइज जो होगा मैग्नीफाइड होगा इमेज का। तो ये था हमारा केस नंबर 5। एक लास्ट केस है आपको केस 6, वो करके हम लोग फिर इसको आज यहीं पे समापन करेंगे इस कार्यक्रम का। केस 6 देखिए, केस 6, when an object is placed at infinity, INFINITY, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। ये लिया हमने एक कॉनकेव मिरर, ये इधर सिल्वर लगा दिया, ये हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस, ठीक। अब ऑब्जेक्ट जो है कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो एक लाइट रे यहाँ से आई और स्ट्राइक करके फोकस से पास कर गई, दूसरा लाइट रे यहाँ से आया और स्ट्राइक करके फोकस से पास कर गई। हमने रूल पढ़ा है, रूल नंबर 1, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये इमेजिनरी होता है प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों लाइट रे कहाँ पे मीट कर रहा है, फोकस पे, तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, एट फोकस, एफ। इमेज का नेचर क्या होगा, तो रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था, ये दोनों एक्चुअली मिल रहा है, और एक्चुअली अगर मिल रहा है तो इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा। और फोकस एक पॉइंट होता है, तो इमेज को देख के हम लोग नहीं बता सकते हैं कि रियल है, सॉरी इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, ठीक ना। इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, या इरेक्ट को ही अपराइट बोलते हैं, तो इन्वर्टेड है या अपराइट है ये हम लोग नहीं बता सकते देख के। जस्ट बिकॉज ऑफ फोकस इज nothing, it is only a point on principal axis, but as we know that real images are always inverted in nature, so nature is real and inverted. साइज जान ही रहे हैं, फोकस अगर एक पॉइंट है तो इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट ही होगा, पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। तो ये था आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। यहाँ तक अगर किन्हीं को कुछ दिक्कत रहे तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज लिख के आप पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल से आप सारी चीज़ों को पढ़ें, बहुत अच्छे से सब क्लियर कट चीज़ें लिखी गई है, साफ़ सुथरा। यहाँ पे जैसे कोई इमेज छोटा है कोई बड़ा है, तो आपको बस मैं चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी तो पढ़ना है आपको स्टडी मटेरियल को बार बार, जो आपको वो PDF मैंने भेजा है। थैंक यू मुकुंद, अनन्या, सभी लोगों को थैंक यू, छोटू, अभय, शिवमणि, सबको थैंक यू भाई, सबको। अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ के आइएगा सबको। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।